भारत और ईरान, दो देश जिनके रिश्ते तो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज की दुनिया में ये दोस्ती, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल पहेली बन चुकी है। एक तरफ गहरी साझेदारी है तो दूसरी तरफ जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर। तो चलिए आज इसी उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ रास्ते नहीं हैं। ये भारत के एक बहुत बड़े विजन को दिखाता है, एक ऐसा सपना जहां से व्यापार और प्रभाव के नए रास्ते खुलते हों। और जानते हैं, इस सपने के बिल्कुल सेंटर में क्या है? एक नाम, ईरान का चाबहार पोर्ट। ये आप समझिए वो चाबी है जिससे भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक के दरवाजे खुल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाबहार की। आखिर क्या है ये चाबहार का सपना और क्यों ये भारत के लिए यूरेशिया का गेटवे माना जाता है? तो देखिए, ये है चाबहार पोर्ट। ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में गल्फ ऑफ ओमान पर बना है। अब इसकी खासियत क्या है? ये ईरान का अकेला ऐसा पोर्ट है जिसकी सीधी पहुंच खुले समंदर तक है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। वही ग्वादर पोर्ट जिसे चीन बना रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई, चाबहार भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो ये कि इसकी वजह से हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है ना, इंडियन ओशन में, उसको काउंटर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जो तनाव वाले रास्ते हैं, उन पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम करता है। अब जरा नंबर्स को देखिए, ये वाकई कमाल के हैं। अगर हम INST रूट की तुलना पारंपरिक स्वेज कैनल वाले रूट से करें तो फर्क साफ दिखता है। INST से सफर का समय सीधा 40% कम हो जाता है, मतलब लगभग 15 दिन की बचत। और लागत, वो भी 30% तक सस्ती पड़ती है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त इकोनॉमिक फायदा भी है। लेकिन ये जो भारत ईरान का रिश्ता है, ये सिर्फ आज के व्यापार या स्ट्रैटेजी पर नहीं टिका है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में, हमारी सभ्यता में बहुत गहरी हैं। इस रिश्ते की कहानी को हम इन कुछ जरूरी पड़ावों से समझ सकते हैं। देखिए, शुरुआत हुई 1950s में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी से। फिर 2001 में तेहरान डिक्लेरेशन और 2003 में नई दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ ये दोस्ती एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गई। और फिर आया साल 2016, जब चाबहार एग्रीमेंट ने इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई और ठोस दिशा दी। तो सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन फिर इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सैंक्शंस। ये हुआ मई 2018 में। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर दोबारा से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। बस इस एक फैसले ने भारत ईरान के रिश्तों का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। अच्छा, इन प्रतिबंधों का असर समझने के लिए जरा पहले की सिचुएशन देखते हैं। 2018 में भारत ईरान से हर दिन लगभग 4,80,000 बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। सोचिए, ईरान तब हमारा दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। ये हमारे रिश्ते की इकोनॉमिक बैकबोन की। और फिर मई 2019 में जब सैंक्शंस की छूट खत्म हुई तो ये आंकड़ा सीधा जीरो पर आ गया। जीरो। अमेरिकी प्रेशर इतना था कि भारत को ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि रातों रात इस रिश्ते का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पिलर गिर गया। और देखिए, इसका असर सिर्फ तेल के इंपोर्ट पर नहीं पड़ा, इसका एक रिपल इफेक्ट हुआ। बैंकिंग और पेमेंट के सारे रास्ते बंद हो गए। चाबहार, जाहिदान जैसी जरूरी रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में देरी होने लगी। जो इंडियन कंपनियां ईरान में थीं, उनके लिए एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। और हाँ, भारत को एनर्जी के लिए दूसरे और ज्यादातर महंगे विकल्प ढूंढने पड़े। तो अब सवाल ये था कि भारत इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निपटे, और इसका जवाब है एक बहुत ही सधी हुई बैलेंसिंग एक्ट से। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम सिद्धांत अपनाया जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता। अब ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। वो किसी एक पावर ब्लॉक या अलायंस में बंधकर नहीं रहता, बल्कि सबके साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते बनाता है और उन्हें मेंटेन करता है।
और ये जो हम देख रहे हैं, ये भारत की इसी पॉलिसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए कैसे एक तरफ तो हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और दूसरी ही तरफ हम ईरान के राइवल्स जैसे अमेरिका, इजराइल, UAE और सऊदी अरब के साथ भी अपने ट्रेड, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट के रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। और अगर किसी को शक था कि भारत ये बैलेंस कर पाएगा या नहीं, तो उसका जवाब हाल ही में मिला। 2024 में इतने सारे इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भारत ने चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ एक नया 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को लेकर कितना सीरियस है। तो इन सारे उतार चढ़ाव के बाद आगे क्या? इस रिश्ते का भविष्य कैसा है? एक बात तो साफ है कि ये पार्टनरशिप बहुत रिजिलिएंट, मतलब काफी लचीली साबित हुई है। और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, भारत जैसी एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अपना असर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब कितनी मैच्योर हो चुकी है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। आज की दुनिया जो बहुत तेजी से ध्रुवीकृत हो रही है, जहां देश साफ साफ खेमों में बट रहे हैं, क्या ऐसी दुनिया में भारत का ये स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट हमेशा काम कर पाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, ये था एक क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करिए जिनको इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड वीडियोस और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग।